जब संबोधित कर रहे थे अमित शाह अपने संबोधन के दरमियान लोकसभा में उन्होंने एक एक आरोप का जवाब दिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने मणिपुर से लेकर मोदी सरकार की नीतियों से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर अर्थव्यवस्था की उड़ान तक, नेहरू से लेकर राहुल तक की तमाम बातें कर विपक्ष को धराशायी कर दिया। इस समय विपक्ष मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अमित शाह ने एक ऐसी बात की जिससे विपक्ष खामोश हो गया। विपक्ष के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मणिपुर हिंसा को काफी समय बीत चुका है। 4 मई को महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य सामने आया, जिसका वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले सामने आया था, जिसके सोशल मीडिया पर आने के समय पर भी अमित शाह ने सवाल उठाया था। उन्होंने आज क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। भाई थोड़ी देर मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूँगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है मान्यवर। मैं बताता हूं, ओके प्लीज। ये गलती आपकी है। अरे यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। मेरे टाइम में सारे इल्जाम, प्लीज गलती आपकी है। हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ सियासत किए। प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बढ़ाइए। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो मान्यवर। मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया था, जिसके बाद अमित शाह ने जवाब दिया
और कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर पल पल अपडेट ले रहे थे। तो वहीं अमित शाह ने मणिपुर की हिंसा में म्यांमार कनेक्शन भी बताया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि हिंसा आखिर कैसे फैली और किस तरह से दो समुदायों के बीच हिंसा बढ़ी और उसमें म्यांमार का क्या कनेक्शन है। लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, भाई बैठ जाओ यार।
कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। एक साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है, गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा, फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, पर जनता नहीं जानती है। जनता है सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए। मणिपुर के अलावा अमित शाह ने क्विट इंडिया मूवमेंट का भी जिक्र किया और कहा कि महात्मा गांधी ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी तरह पीएम मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले
सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये तीन नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को मणिपुर हिंसा मामले पर लोकसभा में विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ रखे गए अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन भी गर्मा गर्म बहस जारी रही, जिसके काफी अंश हमने आपको दिखाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिन भर की चर्चा के बाद मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के हर एक सवाल का जवाब दिया। वहीं अमित शाह के भाषण खत्म होते ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं। मांग के साथ साथ हम गुहार लगाते आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमें गृह मंत्री की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। सर, हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, शुरू के दिन से करते आ रहे हैं, और हमारी एक मिनट रुकिए ना। और हमारी चर्चा मांग के साथ साथ बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। अब अधीर रंजन चौधरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसे कह रहे हैं, कोतवाल किसे कह रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी ही बेहतर बता सकते हैं। हालांकि सदन में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी पर भी चुटकी ली थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि अधीर जी को हमारे के टाइम से आधा घंटा दे दो बोलने के लिए। दरअसल सदन में अमित शाह भाषण दे रहे थे, वो कश्मीर के मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी पर गृह मंत्री ने यह चुटकी ली थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरा निवेदन है कि अधीर जी को कांग्रेस ने टाइम नहीं दिया है, इन्हें हमारे समय से यानी कि बीजेपी के समय से आधा घंटा दे देना चाहिए। दरअसल लोकसभा में टाइम बटा हुआ होता है हर पार्टी के लिहाज से, और गृह मंत्री कह रहे थे कि उनके कोटे से अधीर जी को टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें टाइम नहीं दिया है। सुनिए। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह ने पहले लाए गए 3 अविश्वास प्रस्तावों का जिक्र भी किया और इसे लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना गलत नहीं है, लेकिन यह पार्टियों का चरित्र उजागर कर देती है। विपक्ष का अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ले आते, और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर हो। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब लेकर। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई, और बाद में
कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। वैसे काफी अरसे के बाद आज राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया। उनकी वापसी हो रही थी, इसलिए वो काफी एग्रेसिव भी नजर आ रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार पर कई हमले किए, जिस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की कई बार लॉन्चिंग की कोशिश की गई, लेकिन उनकी लॉन्चिंग हर बार फेल साबित हुई। अमित शाह का यह हमला सीधे सीधे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर थी। अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ है। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करते। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो वो राहुल गांधी तक ही नहीं रुके। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से नेहरू सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नेहरू की भूल को मोदी ने सुधारा। इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमुल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा से पहले 7 तारीख को दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह बोल रहे थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। अमित शाह का इशारा साफ था और आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते ही अमित शाह ने यह भी बताया कि जनता का मोदी सरकार पर विश्वास कायम है और क्यों है, इसके बारे में भी बातचीत की। सुनिए अमित शाह। आजादी के बाद
कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और सोशल मीडिया पर आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या फ्लाइंग किस वाले विवाद पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, क्या बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी। ये सवाल आज हमने एक्स पर पूछा था, यानी जो कि अब ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया, इसलिए बार बार इस बात का भी जिक्र आप लोगों के साथ करना पड़ता है। 60% लोग कह रहे हैं हां कांग्रेस पर गिर सकती है, कांग्रेस पर दबाव बनेगा, जबकि 40% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। 40% लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है और इस पर बहुत ज्यादा कांग्रेस दबाव में आएगी, ऐसा लगता नहीं है।